ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसीब असलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़माना गवाह है। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अयूब बेग मिर्ज़ा साहब, तर्जुमान तंज़ीम इस्लामी, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रज़ाउल हक़ साहब, रिसर्च स्कॉलर तंज़ीम इस्लामी। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में अक्सर कुरान मजीद की अहम आयात का हवाला देते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, कि तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत में सख्त तरीन पाओगे यहूदियों को और उनको जो शिरक करते हैं। और इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद, ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा को अपना दोस्त न बनाओ, वो बाज़ के आपस में एक दूसरे के दोस्त और मददगार है। हमें अक्सर इन आयात का हवाला देने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि यहूद व नसारा का गठजोड़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है और रोज़ बरोज़ उसमें मज़ीद तरक्की होती जा रही है। अभी हालिया सदर जो बाइडन, जो अमेरिका के सदर हैं, उनका एक मशरिक़ वस्ता का एक दौरा हुआ है और जिसमें वो पहले इसराइल गए हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ अपने जो मकासद हैं उनके ऊपर बातें करने के बाद वो सऊदी अरब तशरीफ़ लाए हैं। और सऊदी अरब आने के बाद उन्होंने बादशाह से भी और जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं उन दोनों से मुलाकात की है। लेकिन इस दफ़ा हमें निस्बतन यूँ कहा जा सकता है कि एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रिस्पॉन्स हमें देखने में मिला है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब और उनके जो साथी हैं उनकी तरफ से बड़ा एक नेगेटिव सा रिस्पॉन्स और एक रिएक्शन सा सामने आया है। इसकी आज हम तफसील से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसकी क्या अहमियत है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर का ये कहना कि वो मशरिक़ वस्ता को कभी नहीं छोड़ सकता और अगर वो छोड़ेगा तो रशिया और चाइना और ईरान ये उस खला को पूरा कर देंगे। और हम मज़ीद बात करेंगे जो तेहरान में 3 ममालिक के सदूर की एक अहम मीटिंग हुई है। रशिया और तुर्किया और ईरान के जो सदूर हैं वो मिलकर बैठे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की है। और ईरान पर पाबंदियाँ होने के बावजूद तुर्की ने उससे एक बड़े पैमाने पर तिजारत का मुआहदा भी किया है। लेकिन इस पर हम देखेंगे कि इस सब के दौरान पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान का कोई नामो निशान जो हमें इस वक्त आलमी मंजरनामे में नज़र नहीं आ रहा। और इतने अहम मुल्क का और एक वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क जो है उसका बिल्कुल कहीं नामो निशान नज़र ना आना, इसकी क्या अहमियत है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये जो बदलती हुई सूरत हाल है और अमेरिका हमायती और अमेरिका के जो मुखालिफ मुसलमान ममालिक हैं जितने भी और दूसरे भी ममालिक हैं, इनके जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, इनके आपस का जो तसादम है, ये कैफियत जो हमें नज़र आ रही है, इसमें अब मुसलमान ममालिक के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए अब करने का असल काम क्या है। जी रज़ाउल हक़ साहब, आप बताइए कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जो मशरिक़ वस्ता का दौरा किया है, पहले इसराइल गए हैं और फिर वो सऊदी अरब आए हैं, तो इस दौरे की अहमियत क्या थी, उसके मकासद क्या थे और वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो बाइडन का जो ये हालिया दौरा है मशरिक़ वस्ता जो है, ये 13 से लेके 16 जुलाई तक, 13 और 14 को पहले वो इसराइल वहाँ पे रहे, उसके बाद 15 और 16 को उन्होंने सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ तकारीब में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ़ फोरम्स थे उसके ऊपर भी हिस्सा लिया और शाह सलमान और जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनसे भी मुलाकात की। देखिए, एक बात तो ये है कि अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता का दौरा करते रहते हैं, इससे पहले ट्रंप के दौर में भी ये काम हुआ और अमेरिका के हवाले से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ एक बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट लॉबी है। और असल में दौरा इसराइल जो है वो अमेरिका के सदूर के हवाले से अगर देखा जाए तो उसे दौरा कम और यात्रा ज़्यादा कहा जाएगा। सलामी पेश करने जाते हैं और वो पिलग्रिमेज होती है उनके लिए एक तरह की। और जो बाइडन 1973 में पहली मरतबा सेनेटर बने थे डेलावेयर से, अमेरिकन रियासत जो है, और उसके बाद से अब तक वो ऑफिशियल कैपेसिटी में 10 मरतबा विज़िट कर चुके हैं। ये 10वां विज़िट था उनका। सही। अच्छा, इसको अगर आप इस तनाजुर में देखें कि ये जो अभी मैंने बात की, जो बाइडन जो ही सबसे पहले इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे उन्होंने पहली तकरीर अपनी की और उसकी तकरीर के 2 जुमले जो हैं सिर्फ वही अगर हम देख लें तो हमें ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि उनका दौरा इसराइल यानी द लेग ऑफ द इसराइल टूर, उसकी क्या वजूहात थी इस पूरे यानी कि दौरा मशरिक़ वस्ता के अंदर उनका जो दौरा इसराइल था उसकी क्या रीज़न थी, क्या बैकग्राउंड थी उसके पीछे।
वहाँ पे उन्होंने जो पहली तकरीर की उसके अंदर फरमाया उन्होंने कि यू डू नॉट हैव टू बी अ जू टू बी अ ज़ायनिस्ट, यानी अपने आप को उन्होंने ये साबित किया कि मैं एक बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट हूँ। और ज़ायनिज़्म की पूरी तारीख है। असूली तौर पे अगर इसको हम बहुत सिंपल अल्फाज में कहें तो जो भी रियासत इसराइल का हामी और वफादार होगा, सिंगल रियासत इसराइल का हकीकी तौर पे, उसको हम ज़ायनिस्ट कहते हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी और इसराइली अवाम जो है उनका एक बोन डीप कनेक्शन है, इंतहाई गहरा कनेक्शन है उनका। और जो इस वक्त इसराइल में कायम मकाम वज़ीर आज़म है, क्योंकि अभी नवंबर में वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, यार लैपिड इंतहाई कट्टर किस्म के वो यहूदी और सुन्नी हैं, उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया, उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया कि अमेरिका के अंदर इसराइल नवाज या इसराइल से मोहब्बत रखने वाले बहुत से लीडर हैं, उनमें एक बड़े लीडर हैं, ए ग्रेट ज़ायनिस्ट, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो बाइडन हैं। अच्छा, वहाँ पे दौरे के दौरान जो तासुरात कुछ और भी सामने आए, हमने ये भी देखा कि फ़लस्तीन का आमतौर पे मसला 2 स्टेट सोल्यूशन की अमेरिकी सदूर बात करते रहे हैं जब भी वो इसराइल का विजिट करते हैं। जो बाइडन ने भी हवाला ज़रूर दिया 2 स्टेट सोल्यूशन का, लेकिन फ़लस्तीनियों के नाम के साथ जो बात की जाती थी इस मरतबा बिल्कुल उसको नहीं किया गया, फ़लस्तीनियों का नाम कहीं भी नहीं लिया गया। फिर इसी विजिट के दौरान हमने देखा कि जो उनके इसराइल के सिक्योरिटी के मामलात हैं वो फ्रंट पर रहे, उन्हीं के ऊपर बातचीत होती रही। मुलाकात उन्होंने महमूद अब्बास से भी की, लेकिन मामलात जो हैं वो फ़लस्तीनियों के जो वहाँ पे हकूक़ हैं उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। अभी गुज़िश्ता कुछ माह पहले हमारे इल्म में है, नाजरीन के भी, कि एक जो अल जज़ीरा की रिपोर्टर थी उनको भी कत्ल कर दिया गया था पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, उसके ऊपर भी कोई जिक्र नहीं किया गया किसी किस्म का भी। और इसराइल का जो दौरा होता है वो तो यात्रा होती है, और इसराइल के हवाले से हम जब स्टार्ट करते हैं इस दौरे का तो मकसद बयान करना यही होता है कि हमारी मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो इसराइल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के मकासद को आगे पहुँचाने के लिए हम काम करेंगे। फिर 15 तारीख को वो सऊदी अरब पहुँचे, और वैसे तो इसराइल में बैठे बैठे भी उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी कि इस पूरे खित्ते के अंदर ईरान का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और उसके साथ जो और इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनके अंदर चाइना का भी है, रूस का भी है। तो सऊदी अरब में आके उन्होंने इसी चीज़ को दोबारा दोहराया। अब सऊदी अरब के दौरे के हवाले से जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जो पेंटागन है, और अगर आप देखें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सलिवन, उसके अलावा जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, ये बात वो करते आए थे पहले भी कि दौरा सऊदी अरब के दौरान नंबर 1 ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया जाएगा, ठीक है, नंबर 2 ये कि जो सऊदी अरब के साथ और पूरे खित्ते के अंदर एक रीजनल डिफेंस सिस्टम की तरफ कुछ बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये इंतहाई ख़तरनाक मामला है। रीजनल डिफेंस सिस्टम से मुराद उनकी ये है कि इस खित्ते में इसराइल को एक बड़े पुलिसमैन का रोल दे दिया जाए, और तमाम दूसरे ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के हैं वो उसके नीचे रह के उसके तहत इलाके की सिक्योरिटी का काम करें, यानी इसराइल की हिफाजत के लिए मामूर हों वो सब। और आम तौर पर वो हवा खड़ा कर देते हैं फिर कि एक ईरानी थ्रेट है, और ये ईरानी थ्रेट मौजूद है सऊदी अरब के लिए भी, ईरानी थ्रेट मौजूद है मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भी, और उनको वो दबाने और डराने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं, क्योंकि वो बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ी हुई थी, तो उनको कम करने के लिए ओपेक के अंदर सऊदी अरब है, ओपेक प्लस के अंदर अलबत्ता रशिया भी आता है, तो उसके ज़रिए कहा जाए सऊदी अरब को कि वो तेल की आउटपुट सप्लाई को इंक्रीज़ करे ताकि जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट वो कम हो सकें। साथ इसके हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन वाली, उसके भी फॉल आउट पूरी दुनिया पे आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। खाम तेल हो, गैस हो, गंदम हो, फर्टिलाइज़र हो, क्योंकि गंदम और फर्टिलाइज़र के भी सबसे बड़े खाद जिसे कहा जाता है, सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं वो ये ममालिक हैं। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि इस दौरे के अंदर, और फिर एक और बात, कुछ अरसे से, वैसे तो ट्रंप के दौर से ये मामला शुरू हुआ था, और ट्रंप का जो यहूदी दामाद था जैरेड कुशनर, उसकी अब हालिया एक नई किताब भी सामने आई है, वो था जो जिसे मिडल ईस्ट पीस प्लान का नाम किसी दौर में दिया गया, उसके बाद डील ऑफ द सेंचुरी का भी उसी नाम दिया गया, फिर उसको उन्होंने फिक्स किया नाम उसका अब्राहम अकॉर्ड्स। अब वो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत ही हमने देखा कि मुख्तलिफ अरब ममालिक जिनमें आपका मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान मुल्क ये शामिल हैं, और फिर नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक में मराकश भी हमने देखा, उनको उन्होंने एम्बिट में लेने की ताकि वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इसराइल करें और इसराइल को रिकग्नाइज करना शुरू करें। जोर ये दिया जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर
मुख्तलिफ ज़राए से, और फिर बाई एक्सटेंशन सऊदी अरब के साथ दीगर मुस्लिम ममालिक जो अहमियत के हामिल हैं, उनके ऊपर ये जोर दिया जा रहा है वो किसी ना किसी तरह इसराइल को कबूल करें। ये तो उनके बेसिक मुकासिद थे इस इलाके में। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने अचीव किए, कुछ मामलात के अंदर उनको अचीव ना हो सका, जिस तरह ऑयल सप्लाई का मामला है वो बहरहाल अभी भी उनको अचीव नहीं हो सका। लेकिन उनका जो इन रोड इसराइल का जो वो बनाना चाह रहे हैं इस खित्ते के अंदर, उसमें उनको किसी हद तक कामयाबी हुई है। इसके अलावा मामला जो थे उसके अंदर उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। अच्छा, इसमें एक तो आपने बताया ना कि जब इसराइल गए हैं तो वहाँ उन्होंने इंसानी हकूक़ की बात नहीं की, और जब सऊदी अरब आए हैं तो वहाँ उन्होंने इंसानी हकूक़ की बात की है। अच्छा रज़ा साहब, अभी आपने पिछले ट्रंप के दौरे का भी हवाला दिया जी, तो ट्रंप के दौरे में आपने बताया इब्राहिम अकॉर्ड्स, फिर डील ऑफ द सेंचुरी, फिर वो यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने की बातें, ये सारी चीज़ें आती रहीं। तो इस तरह का कोई मेजर इवेंट भी इस दौरे इसराइल में आया सामने जिसको हम बाकायदा मेंशन कर सकें, या अब सिर्फ बातें हुई हैं? देखिए, इसराइल के हवाले से जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो ट्रंप के दौर में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट, जैसा कि आपने अभी खुद भी जिक्र किया, वो अचीव कर चुके हुए हैं। उसमें यह था डील ऑफ द सेंचुरी को इनिशिएट करना और कुछ ममालिक को उसके अंदर एम्बिट में ले आना, वो ले आए। यरूशलेम को दारुल हुकूमत कहलवाना, वो उन्होंने कहलवा दिया। कुछ एम्बेसीज भी वहाँ पे मूव करवानी शुरू कर दी उन्होंने। इसराइल को बाकायदा उस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर एक रिकग्निशन दिलवा देना, इंटरनेशनली वो दिलवाने का आगाज शुरू कर दिया कम अज कम उन्होंने। अब ये है कि उसको आगे बढ़ाने की बात है, और आगे बढ़ाने में अगर आप देखें तो देखें तुर्की जिसे अब कहा जाता है, वो पहले ही इसराइल को तस्लीम करता है। इजिप्ट, मिस्र भी करता है, यूएई ने कर लिया, कुछ नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक मराकश उन्होंने भी कर लिया, इधर से ओमान ने भी कर लिया। अब ज़्यादा अहमियत के हामिल जो मुल्क रह जाते हैं उनमें नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 पाकिस्तान। तो ये अब इस तरफ कोशिशें उनकी बढ़ रही हैं, अल्लाह करे कि कामयाब ना हो। जी, अच्छा वेख साहब, अभी जिस तरह रज़ा साहब बता रहे थे कि जब इसराइल का दौरा हुआ है तो वहाँ इंसानी हकूक़ की बात नहीं आई, और जब सऊदी अरब आए हैं तो वहाँ इंसानी हकूक़ की बात आई है। लेकिन आप सऊदी अरब की तरफ से जो रिएक्शन है उसको भी देखें कि एक लिहाज से मुर्ज़ा देखने में आया है कि 1993 के जो ऑयल एम्बार्गो का जो मौका था, उसके बाद शायद पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि जो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है या एक रिएक्शन एक सामने आया है सऊदीया की तरफ से अमेरिका के लिए। तो क्या ये वाकई कोई हम इसमें मुस्तकबिल में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूरियां पैदा हो रही हैं सऊदी अरब और अमेरिका में, कोई खुश आइंद किस्म की दूरियां पैदा हो रही हैं, या ये वक्ती एक बस नाराज़गी का मसला है और हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वाले से गुफ्तगू करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा। असल में बात यह है कि जो बाइडन का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो जो आपने कहा ना कि तनकीदी गुफ्तगू हुई है बाद में जी, तो उसकी वजह ये ख़ास तौर पर यह थी कि जो बाइडन ने जब अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है ना, तो उसकी इंतखाबी मुहिम का जो अहम तरीन था ना मिडल ईस्ट के वाले से नुक्ता, वो ये था कि मैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उस जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल पर एक्शन लूँगा, उसका मुहासबा करूँगा, उस पर एक्शन लूँगा। ट्रंप के ऊपर उसका एक इल्ज़ाम किस्म का था कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया और मैं करूँगा। और ये बात वो बड़े ज़ोर से कहते रहे कि एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया। वो आपको मालूम ही है कि वो जो टर्की में सऊदी अरब के सफारत खाने में ये सहाफ़ी गए और फिर बाहर नहीं निकले, और उनके बारे में वेस्ट बड़े पूरे यकीन के साथ कहता है होगा, ऐसे हम नहीं जानते कि उनको कत्ल किया। कत्ल तो वहाँ हुए, वो कराया किसने हमें नहीं मालूम, लेकिन वेस्ट इल्ज़ाम लगाता है कि ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा करवाया। मिडल ईस्ट के हवाले से अपनी इंतखाबी मुहिम का जो मेन फोकस रखा ना कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको इसके कटहरे में लाऊंगा क्राउन प्रिंस को, तो इस वजह से पहले से कोई थोड़ी सी कशीदगी का मामला इस हवाले से था। लेकिन आपने कहा है ना कि सऊदी अरब शायद कोई दूरी इख्तियार करे, तो हम देखते हैं कि सऊदी अरब का रवैया, सऊदी अरब का तर्ज़ अमल या क्राउन प्रिंस का तर्ज़ अमल दो हिस्सों में तकसीम में नज़र आता है। अच्छा, जहाँ तक उसकी ज़ात की बात आती है ना, तो वज़ीर ख़ारजा ने सदर के जाने के बाद ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ नहीं की गई। लेकिन उसमें नुक्ता एक ही है, मालूम होता है कि उन्हें इख्तलाफ अगर है तो सिर्फ इस बात पर है कि हमारे क्राउन प्रिंस पर, या क्राउन प्रिंस खुद कह रहे हैं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया इसने, ये मुझे टारगेट कर रहा है। ये है यानी असल
उनका इख्तलाफ उनसे, या कहीं ये नहीं आया कि इन्होंने हमें इस्लाम के हवाले से ये कुछ कहा, इन्होंने हमें इसराइल के हवाले से ये कुछ कहा। पॉलिसी का इख्तलाफ कोई सामने पॉलिसी का कोई इख्तलाफ समझ नहीं आया। यहाँ देखिए ना आपने, जिस तरह उन्होंने एक नया शहर उनसे बसाया है और ज़्यादा रोशन दुनिया में उनको ला रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, तनकीद में उनका इसका जिक्र किया है वज़ीर ख़ारजा ने कि हमारा मज़हब मुख्तलिफ है, हमारी रवायत मुख्तलिफ है। लेकिन भाई आप अपनी रवायत को कब आपने कायम रखा है? आपने अपनी ख़ुद रवायात पर आपने पानी फेर दिया, ख़त्म कर दी है। लेकिन ये कि उनमें क्योंकि अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ज़ात को सिक्योर करने के लिए, उसको बचाने के लिए फिर उन्होंने वहाँ मज़हब का और रवायात का भी जिक्र कर दिया। लेकिन किसी सतह पर यह नहीं कहा कि मिडल ईस्ट के जो मफादात हैं, जो इसराइल का मामला है, उस हवाले से उस तनकीदी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ नहीं आया। और सारा जो बात आई वो इस तरह आई, गोया वो अगर बाइडन के ख़िलाफ़ बोले हैं, गोया जो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की है तो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से की है। यानी अगर आप मेरी ज़ात को फोकस करना, निशाना बनाना छोड़ दें तो फिर कोई इख्तलाफ नहीं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये बताया है बाइडन को कि भाई हमारा मज़हब और रवायात सब कुछ मुख्तलिफ हैं, फिर भी हम अगर आपकी पॉलिसीज़ के साथ चल रहे हैं तो आप फिर भी हमारे ऊपर ज़ाती हमले तो ना करें। ज़ाती, यानी मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि बड़ा ज़ोर देना चाहता हूँ इस बात पर कि क्राउन प्रिंस ने अपनी ज़ात को अहमियत दी है। और वो वैसे देखें, मज़हब के हवाले से या माशरत के हवाले से क्या अहमियत देते, जबकि ख़ुद इस तरह के इक़दाम कर चुके हैं वो इनके अहकामात पर। देखें ना, ऐसा हो सकता है कि फ़र्ज़ करें जो ज़ात का ही इशू फ़र्ज़ करें इतना को बढ़ जाए कि उन्हें जिस तरह आज मज़हब और रवायात का नाम लेना पड़ा है, तो अपनी ज़ात पर हमले फ़र्ज़ करें उनके इतने बड़े हैं कि वो अपनी ज़ात के ही डिफेंस की खातिर, चाहे दिफा की खातिर, वो मज़हब और रवायात को बीच में लाना शुरू करें। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अमरीकी सदर बहुत कुछ कह चुके हैं इस मामले से। अब मेरी ज़ाती राय है, एक ज़हन होता है, एक ख्याल होता है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस हवाले से या जो बाइडन इस हवाले से अब थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे उनकी ज़ात पर हमला करके, क्योंकि अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचता है, इसराइल के मफादात को क्योंकि नुकसान पहुँचता है, क्योंकि वो समझ गए हैं इस बात को कि ये अपनी ज़ात पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको कोई मकसूद ये नहीं है, वो जो मकसूद नहीं है कि जमाल खशोगी का बदला लेना, उनको अपनी पॉलिसीज़ पूरी करनी। वो समझ गए हैं कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो अपना मकसद हासिल करना है ना, हमें तो इन्हें इस्लाम से दूर करना है ना, हमें तो इनसे इसराइल मंजूर करवाना है। तो हमें, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत नहीं, मुकम्मल पसपाई अमेरिका इस हवाले से इख्तियार करेगा, उसकी ज़ात के हवाले से। और उनका जो असल मकसद है, मैं शुरू से कहता हूँ कि अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं है जितना वो इसराइल की सिक्योरिटी के बारे में सेंसिटिव है। उसकी वजह जो भी है, असूलन तो हर मुल्क को, उसकी क़यादत को सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से सेंसिटिव होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखें कि उन्होंने हमेशा इसराइल को आगे रखा है। उसकी वजह भी ये है कि वो इसराइल का मामला आएगा तो अमेरिका तक खुद आ जाता है। ये इतना बड़ा हुआ मामला, इसराइल के इन्फ्लुएंस का मामला इतना बड़ा हुआ, अभी इतना नहीं बड़ा था। तो इसराइल के एक वज़ीर आज़म ने पब्लिकली कहा था, टेलीविज़न पे आके कहा था, अमेरिका से किसी बात पे नाराज़ होकर, कि अमेरिका अगर इस कदम से बाहर ना आया तो मैं सुबह, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं न्यूयॉर्क में आग लगा दूंगा। ये इतनी जुर्रत है इसराइलियों में। अमेरिका ने कोई इत्तेजाज नहीं किया था। अमेरिका ने ये नहीं कहा था कि भाई तुम मेरे मुल्क में, मेरी एक रियासत में कैसे आग लगा सकते हो। खामोशी इख्तियार की थी और बल्कि उनके उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया था। तो अमेरिका का तो इसराइल से इस तरह मामला है ना। देखिए आपने 1974 में क्या देखा, एक जंग जो इसराइल मुकम्मल तौर पर हार चुका था, शिकस्त खुर्दा हो चुका था। गोल्डा मेयर का ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने खुदकुशी का फैसला कर लिया था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जहाज़ों का पुल बना दिया। इस तरह असला भेजा, इतना असला भेजा, इतनी कुमक पहुँचाई कि वो जो मिस्र की फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। गोया वो जंग अमेरिका ने इसराइल को जीत कर दे दी। कहना मैं ये चाहता था कि अमेरिका इसराइल के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, वो ये सब क्राउन प्रिंस का ये मामला सब भूल जाएगा। इसराइल की बेहतरी होनी चाहिए,
इसराइल का कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। ठीक है, इंसानी हकूक़ की बात हो रही थी ना अमेरिका कि अमेरिका इंसानी हकूक़ का बड़ा वावेला करता है, तो अमेरिका किस मुंह से इंसानी हकूक़ की बात करता है? मेरा सवाल यह है, अमेरिका ने अबू ग़ुरैब में क्या किया था? अबू ग़ुरैब जेल में अफ़गानिस्तान में, अमेरिका इराक़ में क्या कर चुका है, अमेरिका लिबिया में क्या कर चुका है, अमेरिका शाम में क्या कर चुका है। वहाँ जो इंसानों का कत्ले आम हो रहा है और हज़ारों नहीं यकीनन लाखों इंसान जो है वो बेदरेक कत्ल कर दिए गए हैं, वहाँ इंसानी हकूक़ का मसला कहा गया। तो अमेरिका को कहना मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका को ऐसा मसला खड़ा करने से पहले अपने गिरीबान में झांकना चाहिए कि उसकी अपनी रवायत क्या, उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये है कि दूसरों को नसीहत कर लेना और ख़ुद उस पर अमल ना करना, ये बहरहाल ये तो अमेरिका कुछ ज़्यादा करता है, ये सारे वेस्ट का ये एक तर्ज़ अमल है। अच्छा रज़ाउल्लाह साहब, जो बाइडेन साहब ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान शाह सलमान साहब से और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ेगा तो ईरान, चीन और जो रशिया हैं, ये जो पूरा एक ईस्टर्न ब्लॉक है, जो उस खला को पुर कर देंगे। तो अब इस तरह की जो एक टसल वाली एक कैफियत है, इस सब में अरब ममालिक के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? डॉक्टर साहब देखिए, अमेरिका को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि मैं इस खित्ते को यानी मशरिक़ वस्ता को छोड़ के नहीं जाऊंगा? कुछ अरसे से ये बात सामने आ रही थी, ख़ास तौर पे सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में, कि अमेरिका जो है अपनी जो आउटस्ट्रेच किया हुआ उसने अपने आप को पूरी दुनिया में जंगों के अंदर मुलवस करके वहाँ से शायद वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा अफ़गानिस्तान वाला मामला उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेटल करने की कोशिश की और फिर यकीनन वहाँ से वापस चले गए। ये अलग बात है कि यहाँ अफ़गान तालिबान ने उन्हें शिकस्त दी और उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन बहरहाल प्लान उनका पहले से बन चुका हुआ था कि वहाँ से वापस जाएंगे। इसी तरह इराक़ के वाले से भी यही हमने देखा कि जो उनकी फ़ौज वहाँ मौजूद थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कम करना शुरू कर दिया और वहाँ अब बहुत कम फ़ौज मौजूद है। तो ये लॉजिकली एक क्वेश्चन सामने आता था। और फिर ये भी देखें इस तनाजुर में कि इस दौरान में चीन एज अ ग्लोबल पावर वो बहुत बड़ा है, उसने अपनी ताकत जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं वहाँ नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में भी अपनी ताकत का कम से कम इकोनॉमिक ताकत का जो माशी ताकत थी उसको शो करना शुरू कर दिया। और फिर हाल ही में जो रूस वाला मामला हुआ, ख़ास तौर पर उसने जो अटैक किया यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो नेटो के ज़रिए अमेरिका की और नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक, उनकी एक पॉलिसी थी कि वो किसी ना किसी तरह रूस के दरवाजे पे पहुंच जाएं, वो काफ़ी उनको सेटबैक मिला उसमें। इस पूरी सिचुएशन में अगर हम देखें और साथ इसके मिला के पढ़ें, जो 2019 में अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉलिसी आई थी और उसके बाद पिवट टू एशिया पॉलिसी उनकी आई कि हमारा सारा जो फोकस होगा, जिसको हम तवज्जो देंगे, जिसकी चीज़ के ऊपर अगली कुछ अरसे में या अगले दिहाई में कम से कम, वो होगा एशिया, यानी मैदान जंग बन सकता है मुस्तकबिल में। अब उसके साथ साथ ये देखें कि जब ये ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ, अमेरिका जो है वो एज अ सुपर पावर वहाँ मौजूद है, उसकी ताकत में मौजूद है, उसने हमले भी किए हैं मुख्तलिफ ममालिक पे, उसने वहाँ जाके कब्जे भी कर लिए। लेकिन अब ये कि दूसरी ताकतें भी उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। चीन और रूस इसकी प्राइमरी एग्जाम्पल है, और चीन और रूस के लिए जो एक फितरी इत्तेहादी चंद एक हो सकते हैं इलाके में, उनमें एक ईरान बनता था। वो चाहते ये भी हैं कि उनके ताल्लुकात सऊदी अरब से इंक्रीज़ हों और इसके अलावा भी आगे बढ़ें। जैसा कि अभी चंद दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन के वापस जाने के बाद की बात है, ये दौरा मुकम्मल करके वापस जाने के बाद की बात है कि तेल की कीमतों के, खाम तेल की कीमतों के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मोहम्मद बिन सलमान का जो है फ़ोन के ऊपर रब्ता हुआ है, ओपेक प्लस जिसे कहते हैं। तो सारी बातें तो अमेरिका की नहीं मानी जा सकती क्योंकि अब पावर प्लेयर्स और भी हैं इस खित्ते में। फिर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये बहुत बड़ा एक बहरान बज़ाहिर दिखाई देता है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट्स हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हों, उनके अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि इकॉनमी पूरी दुनिया की रिसेशन में जा रही है। ये जो आपका गंदम और फर्टिलाइज़र यानी वीट और फर्टिलाइज़र जो है, इसकी जो बहरान है उसने घेरना शुरू कर दिया है पूरी दुनिया को। तुर्की के अंदर इस हवाले से हमने देखा कि तुर्की ने रोल प्ले करना शुरू कर दिया एक ब्रिज का मुख्तलिफ ममालिक का, ये भी हमारे सामने आना शुरू हो गया। तुर्की ने यूक्रेन और रूस के भी मुज़ाकरात करवाए हैं और वहाँ पे अब गंदम की तरसील के लिए भी जो उनका ओडेसा का पोर्ट है वहाँ से भी शुरू करवा रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहरान अपनी जगह मौजूद हैं। अब ये खला तो छोड़ा नहीं जा सकता यहाँ पे इस पूरे खित्ते में, तो अमेरिका बहरहाल हर सूरत में चाहता है कि यहाँ पे मैं मौजूद रहूँ। उसमें इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी है
और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है ये नाम बड़ा मानी खेज है जो रखा गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक को इसराइल की सरबराही में मिल कर रहना चाहिए। सही। ऐसे ग्रुप्स भी वहां पे पैदा होना शुरू हो चुके हैं और उसमें नाम वो यूज करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स का। वो कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे पुराना है इसलिए हम लीडरशिप का रोल लेंगे, लेकिन बाकी भी इब्राहिमिक मज़ाहिब हैं उनको भी हम अपनी एम्बिट में साथ लेके चलेंगे। ये हमारी बड़ी करम नवाजी है कि हम बाकियों को तस्लीम कर रहे हैं, बाकियों को हम तस्लीम करेंगे, हमें भी तस्लीम किया जाए। वो इस एंगल से भी अपना वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे मामलात के देखें तो चैलेंजेस तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक वक्त आएगा जब सऊदी अरब को भी कोई ना कोई एक साइड लेनी पड़ेगी फिर, क्योंकि जो मामलात हैं वो इस तरफ इस नहज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जैसा कि बुश ने किसी ज़माने में कहा था, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। तो यही बात अब चीन और रूस भी फिर कहेंगे जब उनके लिए भी स्पेस कम कर दी जाएगी, उनके लिए भी आगे बढ़ने के मौके नहीं होंगे। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हर जगह उनके सामने नाकाबंदी कर देंगे उनकी, रशिया की जैसे करने की कोशिश की। और रशिया और वो तो अब बिल्कुल तकरीबन वॉर फुटिंग पे एक दूसरे के सामने है ना, प्रॉक्सी के तौर पे यूक्रेन इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ बाकी ममालिक में भी ये मामला बढ़ सकता है, तो उस वक्त फिर अरब ममालिक के लिए ये चैलेंज भी सामने आएगा कि उनको कुछ कोई एक साइड लेनी पड़ेगी, वो फेंस सिटिंग नहीं कर सकेंगे मज़ीद। लेकिन सर जब कौमें इस सतह पर पहुँचती हैं कि उन्हें एक साइड लेनी पड़ती है, फिर तो बड़ी तल्ख मौका होता है कौमों के लिए। तल्ख भी होता है और इसी के ऊपर इसी की बेसिस पे कौमों का मुस्तकबिल भी डिसाइड होता है फिर कि वो किस साइड को ले, यानी आर यू ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री और आर यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। ये तो बाद में मालूम होता है तारीख में, लेकिन बहरहाल आपको फैसले तो ऐसे लेने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अदरवाइज ये है कि इसराइल और अमेरिका भी चाहते तो यही है, उनका लॉन्ग टर्म गोल तो ये है कि सऊदी अरब को हड़प कर लिया जाए। अभी वो उनको दोस्ती और फ्रेंडशिप के जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कबूल तो नहीं करेंगे कभी भी उनको। यानी कि आपका ये ख्याल है कि अगर वो इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उसमें भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं करते तो भी मुश्किलात तो आएंगी जी, यकीनन मुश्किलात आएंगी। और एक चीज़ जो कि इसमें हौसला अफजा है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरब के आपस में जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है और इन दोनों ममालिक को चाहिए कि वो समझें कि असल में तो उनको लड़ाने का फ़ायदा सिर्फ इसराइल को है, अमेरिका को या दूसरी ताकतों को है। इनका आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा ना मुसलमान ममालिक को, ना वैसे भी अगर आप देखें तो इन ममालिक को तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता, नुकसान ही है इसमें जी। अच्छा बेग साहब, ये सारी जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसी दौरान तेहरान में जो है वो ईरान, तुर्की और रूस के सदूर की मुलाकात हुई है, और आपके नज़दीक जो मुलाकात कितनी अहमियत के हामिल है? और जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि ईरान को सऊदीया के करीब किया जा रहा है और ये जो पूरा ईस्टर्न ब्लॉक है मशरिक़ वस्ता में इसका रोल ज़्यादा होने के खदशात अमेरिका को महसूस हो रहे हैं, तो इस सब सिनेरियो में ये मुलाकात कितनी अहम है? मैं समझता हूँ कि मौजूदा आलमी हालात में ये एक बहुत अहम मीटिंग थी और ख़ास तौर पर इस खित्ते के हवाले से ये इसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे। और आपने देखा कि ईरान और टर्की के दरमियान $30 बिलियन की तजारत का मुआहदा हुआ है इस दौरान। अच्छा। और ईरान कौन है जिससे ट्रेड करने पर अमेरिका ने कई पाबंदियां लगाई हुई तो हैं। तुर्की जो है वो तो अमेरिका का एक लिहाज से देखें, जब कोई लीडर स्टैंड ले लेता है तो फिर देखते हैं, वो कहते हैं जो भी नतीजे निकले, और फिर उसको ये भी मालूम होता है ना कि अमेरिका अगर कोई इस पर रद्द-ए-अमल देता है तो टर्की के पास कोई जवाबी कार्रवाई होगी ना कि यूँ वो मेरे कोई ऐसा अमल नहीं कर सकता। ये टर्की देखें, आप देखें टर्की आधा यूरोप में है, काफ़ी हिस्सा को यूरोप में है, एशिया में है, उसकी जोग्राफियाई पोजीशन बहुत अहम है और उनका लीडर जो है इस चीज़ों इसमें कोई शक नहीं कि हम देखते हैं कि उनकी पॉलिसी में काफ़ी शिफ्ट आता रहता है मुख्तलिफ मामलों। लेकिन मैं समझता हूँ हम उसे गलत समझें या सही, वो हर वक्त अपने मुल्क के मफाद को प्रायोरिटी देते हैं, उसको तरजीह देते हैं। वो इस्लामी वाले से अपना मौक़िफ़ रखते हैं या फलाह वाले से रखते हैं, है तो वो नेटो में भी हैं लेकिन ईरान से वो कर रहे हैं। देखें ना, ज़रा फ़र्क देखें ना आप, नेटो के रुकन है और तो अमेरिका तो सिर्फ विजिट करने पर भी माइंड कर सकता था, तो जो उल्टा वो तजारत का तय कर रहे हैं। यही बात, ईरान से मामला कितनी पाबंदी हैं ईरान पर। अफ़गानिस्तान ने 3.5 लाख टन तेल लिया ईरान से, और कितने में लिया है? 12 से 15 रुपए पाकिस्तानी, 12 से 15 रुपए पर लीटर।
आपके यहाँ कितने का लीटर है? 250 रुपए का। अफगानिस्तान ईरान से ले रहा है 12 या 15। अगर वो अपनी अवाम को 50 रुपए पर लीटर भी दे तो नफा कमा कर दे। यानी कि ईरान पर और अफगानिस्तान दोनों पर पाबंदी लगाना जो है अमेरिका का, वो तो इनके लिए फायदेमंद हो गया। उन्होंने कोई असर कबूल किया? अफगानिस्तान की क़यादत में जान है, लिहाजा उन्होंने ये कदम उठाया। करे कि अमेरिका क्या करता है। अगरचे ईरान ऐसे इकदाम करता रहा है जिससे उसका ये नज़र आता है कि वो अमेरिका से बराह रास्त तसादम नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं भी अपने मफादात को तज नहीं करता। यही करना चाहिए ना बेग साहब, बराह रास्त तसादम लेके करना क्या है किसी ने? ठीक तो है, वो ठीक है, यानी ऐसा मामला नहीं है कि वो एक कोई किसी नज़रिए की बुनियाद पर हर सतह पर अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। और तिजारत के हवाले से तो ज़रूर देखना चाहिए। हमारे यहाँ जो इस वक्त बहरान है पेट्रोल वगैरह का, हमारी किसी हुकूमत ने भी ये जुर्रत नहीं की कि ईरान से तेल आ सके। किसी हुकूमत ने भी जुर्रत नहीं की, इसलिए कि ईरान से पाकिस्तान तेल ले और अमेरिका बर्दाश्त कर सकती है, हमारी हुकूमत भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इनकी सोच इतना पस्त है कि फ़ौरन इनको यह कि हमारी कहीं कुर्सी को ना आ जाए। और हुआ भी, देखिए इमरान खान वज़ीर आज़म था और रूस गया, कितने दिन उसकी कुर्सी कायम रही रूस जाने के बाद? बेग साहब जी, मैं असल में आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ ना कि रशिया ईरान के साथ मामलात करे वो तो उसका बनता है ना, लेकिन अफ़गानिस्तान और तुर्की जी एक लिहाज से दो बिल्कुल अपोजिट एक्सट्रीम्स एक लिहाज से हैं कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने पहले ही पाबंदियाँ और क्या कुछ उसका मामला ठीक नहीं चल रहा, उसने भी ईरान के साथ मादा और तेल वगैरह की तिजारत की। तुर्की है वो देखने में अमेरिका का दोस्त है, नेटो का साथी है, उसने भी कर ली। हम किस कैटेगरी में फाल करते हैं? ना हम तुर्की वाली कैटेगरी में फाल करते हैं ना अफगानिस्तान वाली कैटेगरी में, है क्या? हमारे लिए वो मुहावरा बना था ना, तीनों में ना 13 में, कोई हैसियत नहीं रही पाकिस्तान की। आपने देखा कि पिछले 3-4 माह में किसी मुल्क का सदर या किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा तक ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान को इस वक्त न आलमी सतह पर ख़ित्ते में भी इग्नोर किया जा रहा है। यूँ समझिए कि हम नाकाबिले इतबार हो गए हैं। हकीकत ये है कि हम इस वक्त नाकाबिले इतबार हो गए हैं, लोग हम पर इतबार नहीं करते। वगरना मैं ये समझता हूँ कि अगर रूस के दौरे के बाद ये सिलसिला जारी रहता तो शायद, मैं शायद करके कहता हूँ, शायद ये 3 ना होते, ये मीटिंग 4 सरबराहान की होती और पाकिस्तान भी उसमें शामिल होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बदल ली थी, लिहाजा लोगों ने। लेकिन बेग साहब देखिए, इसमें जो भी आपने कहा है, मैं जी अगला सवाल पूछना चाह रहा था। आम तौर पर हम एज ए स्टूडेंट ये चीज़ समझते रहे हैं कि जो पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी, वो स्टेट की पॉलिसी होती है, वो किसी एक गवर्नमेंट के आने जाने से इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। अब पाकिस्तान की स्टेट अगर कहें, इदारे के इंस्टीट्यूशंस कहें, तो वो तो उधर ही है ना। तो आखिर क्या वजह है कि 3 इतने अहम मुल्क मिल रहे हैं हमारे हमसाये ईरान में और हमें कुछ खबर ही नहीं है, हमें को पता ही नहीं है कि हमने भी वहाँ कोई बात अपनी कोई सही रखनी है, कोई हमारा कोई पॉइंट है या कुछ है? ये जो आपकी बात है ना कि स्टेट की पॉलिसी होती है और हुकूमतों के आने जाने से रहती, ये डेवलप्ड कंट्री में होता है। तो यहाँ हमारा मामला वो नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है, किसी ने बुलाया ही नहीं। वो तो बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत, एक शेड्यूल के तहत मीटिंग हुई है, उनमें 3 यही तीनों को इनवाइट किए गए थे, या उन्होंने बुलाया था 2 को, पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया। ये कभी ना, वैसे मैं ये जानता हूँ कि अगर शहबाज साहब को बुलाया जाता तो वो चले जाते, यकीनन चले जाते, लेकिन कोई क्यों बुलाता जब उनको ये पता नहीं कि ये इधर है कि उधर है। अच्छा रज़ा साहब, इसी वाले से मुझे बताइएगा कि अमेरिका के हामी और मुखालिफ ममालिक के जो ब्लॉक्स हैं वो मज़ीद वाज़े होकर सामने आ रहे हैं, उनके तसादुम की सी एक कैफियत पैदा हो रही है। तो इन ब्लॉक्स के आपस में तसादुम का आपको क्या ख़तरा महसूस हो रहा है? और बिलखसूस जो उम्मत मुस्लिमा के जो ममालिक हैं, उनको इन तमाम सूरत हाल में अब क्या लाएमल अख्तियार करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि अमेरिका की ताकत बतदरीज कम होनी शुरू हुई। सही। और 9/11 के बाद उसका एक वो दौर था जिसमें वो बहुत ताकत में था और एक बदमस्त हाथी की तरह पूरी दुनिया को रोनता जा रहा था। मुस्लिम ममालिक को ख़ास तौर पे, क्योंकि बयानिया था वॉर एंड टेरर का, फ़ायदा उसने अपना भी करना था, वहाँ पे फ़ायदा उसने इसराइल को भी देना था, इसलिए उसने अफ़गानिस्तान पे भी हमला किया जहाँ एक इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, जैसी भी थी, अभी आगाज़ ही था उसका, लेकिन बहरहाल एक कायम होने की तरफ भी इब्तदा थी। पाकिस्तान को भी चेक में रखना था, बैलेंस में रखना था, ये देखना था यहाँ कहीं नज़रियाती तौर पे ना उभर आए पाकिस्तान, तो वहाँ भी एक सेकुलर हुक्मरान ला के बैठा दिया उसने। हम तो यही कह समझते हैं
कि मुशर्रफ को इसीलिए ला के बैठाया गया एनलाइटेंड मॉडरेशन के नाम के ऊपर, या उसके बैठने को तस्लीम किया गया, उसे तस्लीम भी किया गया और शायद लाया भी इसीलिए गया। बहरहाल ये एक डिबेटेबल चीज़ है। दूसरी तरफ देखें तो उसने इराक पे भी हमला किया, जो कि इसराइल की रियासत के लिए एक बड़ा ख़तरा था, कमज़ोर किया उसने। उससे आगे बढ़ के लिबिया को भी, सीरिया को भी, और साथ ये कि अपने मिस्र को भी मिला लिया, तुर्की को भी डावाडोल करवाया इस पूरे अरसे के दौरान। और ये भी उसने समझा कि इस खित्ते के अंदर चीन और रूस जो है ख़ास तौर पे, और फिर यूरोप के दरवाजे पे भी रूस जो है उसको कर्टेल करना, कंटेनमेंट करनी है, रोकना है। उसके लिए उसने सारी पॉलिसियाँ बनाई। अब उस वक्त तो कोई ऐसी दूसरी ताकत नहीं थी जो कि उसके सामने आके बरमला खड़ी हो जाती कि हम तुम्हें जवाबी कार्रवाई के तौर पे तुम्हारे खिलाफ अमल दरामद कर कुछ काम करेंगे, वी विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। किसी ने नहीं, कोई नहीं दे पाया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमने देखा कि एक तो अमेरिका की ताकत में कमी आई, बहुत सारी वजूहत हैं, रूस और चीन की ताकत में इजाफा हुआ, तो एटलीस्ट हॉट वॉर अगर देखें तो 1945 के बाद, यानी दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद पहली मरतबा यूरोप के अंदर जंग शुरू हुई है। ये अभी हालिया रूस का हमला यूक्रेन के ऊपर। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा चाइना ने अपने परपुर्जे, अगर कह लें, मुझे इजाज़त दें कहने का, वो फैलाने शुरू कर दिए, और अमेरिका के लिए वो भी एक ख़तरा नज़र आ रहा है। और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स इसके ऊपर पेपर्स भी अब लिख रहे हैं कि चाइना जो है वो मुमकिन है कि जल्द ताइवान जो है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। वल्लाहु आलम उस चाइना की पॉलिसी क्या है, लेकिन बहरहाल वो अपने खदशे का इजहार करें। अब इस सारी सूरत हाल को देखें तो ये इलाका जो है इसमें कशीदगी तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल हमें मुसलमान ममालिक को देखें तो कोई आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नज़र नहीं आता उनका। अगर हम सिर्फ मशरिक़ वस्ता को भी देखें तो ईरान और सऊदी अरब का ही जो एक झगड़ा है, तनाज़ा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रॉक्सीज़ करिए, यमन में आप देख लें, वहाँ पर जंग उनकी चल रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक टेबल पर कम से कम आके बैठने को तैयार हुए। तो हम यही दुआ करते हैं कि एक तो वो मुज़ाकरात आगे बढ़े, दूसरी तरफ जो अहम मुस्लिम ममालिक हैं कम से कम उनको एक पेज पे आने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि अभी इस्लामी निज़ाम कहीं कायम हो जाएगा, ज़ाहिर इसके दूर दूर तक कोई असर नज़र नहीं आते। मैं उससे भी एक सतह नीचे कहता हूँ कि ये क्या उम्मत मुस्लिमा तो बहुत बड़ी एक चीज़ है ना, ज़ाती अपने सिर्फ कौमी मफादात के तहत भी सोचा जाए जी तो आपस में मिलना बनता है। और यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कौमी मफादात को ही सामने रखें। तो एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान है, एक जज्बा जहाद हमने देखा अफगानिस्तान में अभी कुछ अर्सा पहले हमारे सामने है वो सारी चीज़। सऊदी अरब के पास तेल की दौलत है, माला माल है उससे। ईरान के अंदर भी जज्बा अपनी जगह मौजूद है, तुर्की के पास टेक्नोलॉजी बहुत है, मिस्र के पास भी फौज अच्छी है। ये कुछ ममालिक मिलकर अपनी जो भी इनके पास मुल्की सतह पे ही समझ लें, नेशन स्टेट की सतह पे जो उनके पास सलाहियतें हैं उनको इकट्ठा करें। इंटरेस्टिंगली जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो चाइना और रशिया को भी ये साथ मिलेंगे। इनको साथ मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब वो देखेंगे कि ये एक बड़ा इत्तेहाद मुसलमान ममालिक का जो मैटर करते हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कहता बाकी जो है वो नकारा हैं, वो भी अपनी जगह अहमियत के हामिल है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज की बेसिस पे इन ममालिक की अहमियत बनती है। तो रूस और चीन जब देखेंगे कि ये भी अपना किबला सीधा करके किसी एक रुख की तरफ खड़े हैं तो यकीनन वो भी चाहेंगे कि हम इसमें शामिल हों, अपने मुफादात हासिल करें। और फिर मुसलमान ममालिक के लिए भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है, उनके पास ऐसी ताकत होगी इकट्ठा होने की वजह से, एक पेज पर होने की वजह से और सलाहियतें इकट्ठी करने की वजह से कि वो मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक, माशी, माशरती, फॉरेन अफेयर्स की सतह पर एक बड़ी वॉइस के साथ आगे बढ़ सके। बाकियों को उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि ये सबके इल्म में है कि इसराइल के अपने मकासद हैं, अमेरिका उनको इसराइल की मदद कर रहा है मकासद को अचीव करने के लिए। तो इसके सामने भी बंद बांधने का हतमी तरीका यही है अल्टीमेटली। फिर हम दुआ करेंगे कि आगे बढ़ के जो एक इस्लामी निज़ाम के क़याम की तरफ है उसकी तरफ भी फिर जद्दोजहद की जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन स्टार्ट के ऊपर तो कम से कम मुल्की मुफादात को ही सामने रख के, मिली मुफादात को सामने रख के उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी तो हो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए जिंदा रहेगी। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा उल हक साहब और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अय्यूब बेग मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।